के इस परिप्रेक्ष्य में और आज इस मंच से कि ये बहुजन समाज हमारा परिवार है। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के हर एक वर्ग, जाति की हर एक वर्ग की, हर अंतिम कार्यकर्ता की पार्टी है। जो इस मंच तक पहुंचने के पैसे जिसके पास जेब में नहीं है, इस कार्यक्रम में पहुंचने के पैसे नहीं है, हर एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी काशीराम का पे है जितना मेरा और आप सब लोगों का, हर कार्यकर्ता का उतना अधिकार है जो मेहनत कर रहा है। मेरा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी में परिवारवाद कभी नहीं आएगा। मैं इस बात का इस मंच से ऐलान करता हूं, मेरी बात को याद। आजाद समाज पार्टी में एक ही पैमाना होगा आगे बढ़ने के लिए, वो होगा व्यक्ति का कर्म। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना त्याग करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी अच्छा शक्ति से काम करेगा और जो लगातार काम करता रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद समाज पार्टी में निरंतर तरक्की करता रहेगा। उसके हितों की रक्षा की गारंटी आजाद समाज पार्टी का मंच देता। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता। पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और एक श्रृंखला है बहुत बड़ी। जब हम उनको याद करते हैं तो मैं मानता हूं कि बार बार, चाहे मैं फेसबुक के माध्यम से किसी स्पीच में, मैं उन महापुरुषों का नाम लेता हूं। कई बार एक आधे महापुरुष का नाम छूट जाता है, लेकिन मैं उनके नाम जो लेता हूं उसका एकमात्र कारण यह है कि वो बहुत लोगों के लिए सामान्य व्यक्तित्व हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारे महापुरुष हैं और उनको पूजने की नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत है। बुरा ये है कि हमारे बहुजन समाज ने भी महापुरुषों को पूजना शुरू कर दिया है और जो हमारे विरोधी है वो भी चाहते हैं कि हम महापुरुषों को पूजे, पढ़े ना। पूजने से किसी को पूजने से किसी की मुक्ति का रास्ता नहीं निकल सकता है। उनके विचारों पर चल के और उनकी तरह खुद को बनाकर ही हम अपनी मुक्ति के रास्ते के द्वार मजबूत करके खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के महानायक, जिनकी 2 दिन पहले जयंती थी, जिनकी जयंती के अवसर पे हमें ये कार्यक्रम करना था, लेकिन हॉल न होने के कारण मजबूरी में हमें ये कार्यक्रम आज की तिथि में ले जाना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की। मैं उनकी जयंती की आप सबको यहां इस कार्यक्रम के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, उनको भी मैं नमन करता हूं, जिनका कल जन्मदिन है, जयंती का पर्व है। महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, शोषित वंचित समाज के मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी मैं आज यहां इस मंच से उनके जन्मदिन की भी आपको हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें संत गाडगे जी महाराज हैं, नारायणा गुरु हैं, हमारे मंच पे, हमारे बैनर्स पे नजर आते हैं, जिनमें महामना राम सुवर्मा हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह जी है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं, बाबू शिवदयाल चौरसिया है, संतराम बी प्रजापति है, संतू जी लाड हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद जी हैं, जननायक कपूरी ठाकुर हैं, जिनमें मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि हैं, जिनमें ब्रह्मानंद लोधी हैं, जिनमें हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे महान पुरुषों की। इसलिए मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में आस्था विश्वास रखते हैं, जो लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं कि वो इन महापुरुषों को जरूर पढ़ें। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं,
अगर आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाओगे उतनी मजबूती से, जितनी मजबूती से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे। तो प्यारे साथियों, एक दो विशेष नाम हैं जिनको आज हमने तय किया है कि उन नामों को भी हम लोग इस फहरिस्त में जोड़े, जिनमें एक नाम है वीपी सिंह जी का। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि हमारे मंच पे हम लोग वीपी सिंह जी को भी उतना ही स्थान देंगे जितना हमने अन्य महापुरुषों को दिया, क्योंकि उनका जो योगदान है उसी की वजह से एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये प्रेशर तो इसमें बहुत सब चीजों का था। काशीराम साहब आंदोलन चला रहे थे मंडल कमीशन के समय, लेकिन एक बड़ा फैसला लेने के लिए बड़ी हिम्मत जो उन्होंने दिखाई है, इसलिए उनको भी हम लोग जो है मन से हम उनका सम्मान करते हैं। और जिनके परिनिर्वाण दिवस पे, पुण्यतिथि पे आज हमने कार्यक्रम रखा है, बीपी मंडल साहब जो इतिहास में अमर हो चुके हैं। जब ये तय हुआ कि अगर 11 में नहीं तो कार्यक्रम कब, क्योंकि 14 का भी कार्यक्रम है, तो फिर ये पता याद आया इस चर्चा में कि 90 के दशक में जो सशक्तिकरण का एक नई छलांग लगी, उसमें बीपी मंडल जी को अग्रणीय जो है स्थान मिला है। तो बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि इसी 13 तारीख को है, तो हमने कहा कि 13 तारीख को ही कार्यक्रम करेंगे। और अच्छा हुआ कि ये मंच भी, ये ऑडिटोरियम भी मिल गया। तो बीपी मंडल जी भी हमारे महान पुरुषों में से हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। महामना रामस्वरूप वर्मा जी, जिनका हम लोग अर्जक संघ के बैनर पे जिनका बहुत बड़ा योगदान है अर्जक संघ के जरिए, उनको भी हम लोग जो है याद करते हैं। प्यारे साथियों, मैं प्रदेश भर से आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के, भीम आर्मी के, पिछड़े वर्ग के सभी प्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी, और प्रदेश के हमारे पूरे नेतृत्व को जो इस मंच पर इधर बैठा है, जो चाहे विधानसभा, जिले, मंडल, संभाग, जोन, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछड़े वर्ग की तरफ से, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम को, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया। प्यारे साथियों, अगले 30-40 मिनट में कोशिश करूंगा कि अपने दिल में जो बात, और ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले होना था, फिर इसमें डिले हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम हमने 9 अक्टूबर को रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर को दूसरी पार्टी का एक कार्यक्रम यहां लखनऊ में आयोजित हो गया, तो हमने अपने कार्यक्रम को बैक कर लिया, क्योंकि उससे पहले हमने मुस्लिम समस्या और समाधान के रूप में कार्यक्रम किया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जनवरी 25 में प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में चर्चा हुई कि मीडिया के लोग हम पे एक सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी नौजवानों की पार्टी है। फिर वो, क्योंकि उसका नेचर है मीडिया का, फिर वो कहते हैं कि एक क्षेत्र की पार्टी है। तो हमारी पार्टी के लोगों ने तय किया कि हम इन दोनों बातों का जवाब जमीन पर देंगे, ना कि सिर्फ बोलकर। तो जमीन पर जवाब देने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी थी कि जवाब कैसे दिया जाए। तो जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन से ये बात सामने आई कि जब हम 18 मंडलों में प्रबुद्धजन सम्मेलन करेंगे, और वो प्रबुद्धजन सम्मेलन का लक्ष्य जो होगा वो ये होगा कि हम उन मंडलों में जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूर्व विधायक हैं, और तमाम वो सीनियर लोग जो समाज को रास्ता दिखाते हैं, उनको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे 70-80%, और 20-30% अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम कराएंगे जिसमें आपको बुलाएंगे। और ये पहला कार्यक्रम सहारनपुर में हुआ और आखिरी कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ। तो सहारनपुर के कार्यक्रम से लेकर 18 जब कार्यक्रम हुए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चौथे 5वें कार्यक्रम का इतना बड़ा प्रभाव था पूरे उत्तर प्रदेश में
कि बहुत सारी पार्टियों की नींद जो है, जो वो नींद में सोए हुए थे, वो नींद खुल गई और बहुत सारे सोए हुए लोगों ने भी अपने अपने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। लोकतंत्र में होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। और ये प्रभाव मैंने महसूस करा जब हम कार्यक्रम में जाते थे, तो सामने पहले जो नौजवान दिखाई देता था, आज उसके स्थान पे कोई 50 साल के, कोई 55 साल के, कोई 60 साल के, कोई 65 साल के, कोई 70 साल के समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, रिटायर हो गए हैं और वो बैठे हुए हैं और वो बात को सुन रहे हैं। और जब मैं बोलता था तो महसूस करता था कि वो उस बात पे अपनी गर्दन से ऐसे, पक्ष और विपक्ष, जैसे कोई सहमत होता है ना, वो किसी को अच्छी लगती है तो ऐसे गर्दन हिला के वो समर्थन करता है, और सहमत नहीं होता तो वो उसको ध्यान नहीं देता कि चलो भाई जो बात कह दी कह दी, यानी कि उसके मन की बात नहीं हुई। तो मैंने महसूस किया कि 70% जो सीनियर लोग आते थे वो उस बात को महत्ता देते थे, कहते थे कि भाई हमारे मन की बात हो रही है। और आज भी ये जो लाइन है जहां मैं बैठा हुआ था उसके सामने, इसमें मैं गारंटी देता हूं 22 साल से लेकर और 70 साल तक की उम्र के लोग इस लाइन में बैठे हुए जमीन पे। मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, इस प्यार और इस बात को, क्योंकि मैं और हमारे साथी राजनीतिक आंदोलन को देख रहे हैं, तेजी से बढ़ते राजनीतिक आंदोलन को। अब पार्टियों के प्रति उस तरह का सम्मान नहीं बचा, नेताओं के प्रति उस तरह का सम्मान नहीं बचा, और पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, मिठाई देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तब जाके कुर्सियां नहीं भर पाती लोगों के कार्यक्रम की। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ प्रबुद्धजन सम्मेलन जिसमें पसीने पसीना हो गए। एक अयोध्या का कार्यक्रम ऐसा था जो खुले में था, वरना सब ऑडिटोरियम में थे। 2,500-3 हजार की संख्या का, 4 हजार की संख्या का ऑडिटोरियम होता था, पूरा भर जाता था। और फिर ये जो बीच में जो नौजवान आज ये भी बड़े अनुशासन में है, वो भी वहां भी पूरा जोर लगा के और खींचम खींच, और बरेली और इधर तो इतना मुरादाबाद इतना डर लगा कि कहीं चोट ना लग जाए। मैं अंदर से घबराता रहता था कि महापुरुषों आज ऐसा कोई घटना ना हो जाए कि किसी की चोट लग जाए, किसी की जान चली जाए, तो मेरे ऊपर कोई इस तरह का दोष ना आ जाए कि लोग कहें कि चंद्रशेखर जी के कार्यक्रम में गए आजाद समाज पार्टी के और कोई दुर्घटना होगी। तो मैं मन मन डरता हूं कि भाई मेरे ऊपर इस तरह कोई, क्योंकि हम सब लोग इसलिए इस आंदोलन को चला रहे हैं कि गरीब अपने बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार की रखवाली कर सके, उनके हक अधिकार दिला सके, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चला रहे। तो मन में भय रहता है, लेकिन इतना महापुरुषों का आशीर्वाद है कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, शीशे टूटे, लेकिन किसी परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप देखते हैं साथियों, मैं इस बात को भी दोहरा देता हूं कि जब मैं निकलता हूं, कहीं से जाता हूं, तो जो मोटरसाइकिल पर नौजवान घूमते हैं, मैं उनको डांटता भी हूं कई बार कि भाई हेलमेट लेके चला करो, और उनसे आग्रह करता हूं कि तेज मत भगाओ, क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर किसी को दुर्घटना में चोट लग गई तो ये जो विरोधी मीडिया के लोग उनके घर जाएंगे तो उनके परिवार के लोग इस तरह की बात ना कह दें कि चंद्रशेखर जी के यहाँ या आजाद समाज पार्टी की रैली में गए थे तो हमारा तो नुकसान हो गया, और फिर ये लोग उसको इस तरह से प्रचार करेंगे। तो डरता हूं, तो इसलिए कड़वे अनुभव है, क्योंकि जमीन से आया हूं, चीजों को समझता हूं, तो मैं डांटता भी रहता हूं, कई बार गुस्सा आके दिखाता हूं कि भाई ऐसा मत करो, और मीटिंग में भी समझाता हूं भाई ऐसा मत करो। तो प्रबुद्धजन सम्मेलन खत्म हुए, फिर हमने लखनऊ में मुस्लिम समस्या और समाधान के नाम से कार्यक्रम किया, और मैं आपको गारंटी देता हूं पिछले 25-30 सालों में इस नाम से कोई कार्यक्रम, लखनऊ छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि करंट लगता है मुसलमानों का नाम लेने पर। मुसलमानों का नाम लेने पर करंट लगता है, उनकी समस्या तो बहुत दूर की बात है, समाधान तो आप छोड़ ही दो। जिस दिन समाधान कर दिया तो कुछ लोगों की तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लोग राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुसलमानों के आधार पर, उनकी तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी अगर समस्या का समाधान हो गया। मतलब अगर मुसलमान यहां उसको इंसान जैसे जिंदगी और इज्जत सम्मान मिलने लगा, हक अधिकार मिलने लगे, उनके साथ जुर्म ज्यादती बंद होगी, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अपमान बंद हो गया, तो मैं कह रहा हूं कुछ लोग तो राजनीति खत्म ही हो जाएगी, घर बैठ जाएंगे। वो कार्यक्रम किया तो तय हुआ, आज एक मेरे भाई यहां नहीं है, हमें तय हुआ कि हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे, और हमने प्रदेश की टीम से बात की, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ कि तिथि तय हुई तो दूसरी पार्टी ने रैली की तारीख तय कर दी, और हम नहीं चाहते कभी हम लोग इस तरह से बटे हुए दिखाई दे एक दूसरे के विरोध में, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, तो हमने अपना कार्यक्रम पीछे ले लिया। तमाम तरह की आलोचना की गई कि डर गए, वैसे डरते बढ़ते तो भैया हम किसी से नहीं है, हम इस सरकार से नहीं डरते। आप लोग तो ना सत्ता में ना विपक्ष में, आप समझो, आपसे तो क्या डरेंगे। हम संविधान के विरोध में जाने से डरते हैं, और हम
मैं बाबा साहब की कोटेशन पढ़ूंगा। जब पूना पैक्ट हो रहा था, बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डराया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये बाबा साहब का कोट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ की खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन पासी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखना। और सत्ता मेरे जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता और तलवार के दम पर सत्ता आती तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात को गौर से सुनना आप। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आजाद समाज पार्टी भीमान में जैसा कार्यकर्ता किसी पार्टी पे नहीं है। आज के समय में देश की किसी पार्टी के पास इतना मजबूत और ताकतवर कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता नहीं। बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले। जैसे वो मेरी एक आवाज पे पता नहीं कहां से आता है, उड़ता रहता है, इधर भी दौड़ता है, उधर भी दौड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता कहां से आगे। अगर वो बस मेरे कहे से जो बात मैं कहता हूं वो भी करना शुरू कर दे तो सारी बात ठीक हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, अब आते हैं पिछड़े वर्ग सम्मेलन पे। तो भाई, मैं जब पढ़ रहा था, इस पूरे उसको समझ रहा था, तो मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ी, फिर जाति व्यवस्था पढ़ी। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। कुछ मैं उस तरह के सोर्स लाया हूं आपको बताने के लिए कि आपकी समझ में आए। और बहुत सारी जो इस समय जो राजनीति चल रही है उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात, जिससे आपको और जिस वजह से मैंने आपसे आग्रह किया आने का, और जिसको सुनना है, आपको समझना है, क्योंकि आज समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि 1928 में बंबई प्रांत के गवर्नर महोदय मिस्टर OBH स्टार्ट, जो ICS थे, नाम के एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए कमेटी नियुक्त हुई। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही शूद्र वर्ग की जुड़ी जातियों को अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से संबोधित किया। एक बात। दूसरी बात, मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है। जातियां इंसानों को बांटने के लिए बनाई गई है। वैचारिक रूप से धर्म और तमाम तरह की चीजें वो, क्योंकि जीवन जीने की पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जातियां नहीं हो सकती। जातियां जानवरों में तो हो सकती है, प्रजातियां भी जानवरों में हो सकती है, लेकिन इंसानों में नहीं हो सकती। क्योंकि एक ही प्रक्रिया से बच्चा पैदा होता है, और उसको बचपन में जब वो छोटा होता है, या यहां जितने लोग बैठे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप अगर आपको नाम ना बताया जाए, पीछे का सरनेम ना बताया जाए, तो आप नहीं बता सकते, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कि किस जाति का है। अगर उसके नाम के पीछे पाल ना लगाओ, प्रजापति ना लगाओ, कश्यप ना लगाओ, मौर्य ना लगाओ, शाक्य ना लगाओ, बिंद ना लगाओ, राजभर ना लगाओ, केवट ना लगाओ, जाट ना लगाओ, गुजर ना लगाओ, यादव ना लगाओ, लोधी ना लगाओ, अगर ये सब चीजें नहीं लगी, जाटव ना लगा हो, सोनकर ना लगा हो, धानुक ना लगा हो, पटेल ना लगाओ, अगर ये सब चीजें, राजपूत ना लगाओ, गोत्र के रूप में शर्मा, चौबे, छब्बे, दूबे, ये ना लगाओ, तो आप नहीं बता सकते। श्रीवास्तव ना लगाओ कि ये आदमी किस जाति का है, क्योंकि कोई इस जाति को नापने का कोई पैमाना, पैरामीटर इस देश में नहीं। जब हम बताते हैं कि मैं संजीव पाल हूं, मैं सुनील चौधरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जेड हूं, तब हमें पता लगता है कि ये आदमी कौन। तो हमारे महापुरुषों ने जातियां नहीं बनाई, इसलिए
मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये 40 मिनट मेरी है, उसके बाद तो जिंदाबाद। होता क्या है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, जैसे मैं किसी बात को आपको समझा रहा हूं, अचानक से कोई और बोलेगा, आपका ध्यान दूर चला जाएगा, तो मेरी बात का जो प्रभाव या आप तक जो पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाएगी। आपने इसका जनरल वो समझो, स्कूल आपने देखा है ना, जब टीचर पढ़ाता है, दो बच्चे अगर आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हो या फोन यूज करते हो, तो टीचर अगर उनसे पूछ ले कि भाई बताओ मैंने क्या पढ़ा, तो वो फिर उनका ध्यान ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके मनोभाव को समझता हूं, आपके प्यार को समझता हूं, लेकिन अभी आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझे सुने। यही आपका सबसे बड़ा प्रेम है आज के समय में। मैं वॉलंटियर बहनों का अपनी बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बड़ा काम कर दिया है हमारी टीम ने, बहनों को वॉलंटियर बना दिया, ये बड़ा काम है, मैं इसके लिए आभारी। वॉलंटियर भाइयों का भी, बहनों का ज्यादा। तो प्यारे साथियों, तो लेकिन ये जो फ्रैक्शन बनाए गए हैं, व्यवस्था में जो बनाए गए हैं, संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, जिसको हम लोग मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका प्रभाव तो अभी भी दिखता है। लेकिन उस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाया गया, शूद्र बनाया गया, और शूद्र को कुछ आइडेंटिफाई किया गया है, बताया गया है उस समय की उसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे उच्च वर्ण की जाति आती थी, वैसे ही बैकवर्ड क्लास में सबसे पिछड़ी अछूत बनाई गई जातियों और आदिवासी समुदाय को समाविष्ट किया गया, और ऐसे ही अदर बैकवर्ड क्लास में शूद्र वर्ण की जातियों को रखा गया। प्यारे साथियों, मैं शूद्रों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। नौजवानों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि भूत चढ़ा हुआ है, धर्म का भूत बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को चढ़ा हुआ है कि जो पुराना संविधान था, उन्होंने शूद्रों पे कुछ बैन लगाए। क्या? शूद्र का स्थान वर्ण व्यवस्था में अंतिम रखा गया। शूद्र है, पवित्र है, अतएव उसके सम्मुख अथवा उसको सुनकर कोई वैदिक कर्म नहीं हो सकता। शूद्र को वह सम्मान नहीं है जो अन्य वर्णों को है। शूद्र के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। शूद्र का व्रत ब्राह्मण बिना धन दिए कर सकता है, यदि कुछ देना पड़े तो वह नगण्य है। शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको पढ़ाना पाप है तथा अपराध है। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद नहीं कर सकता है। धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन अर्जन करने का अधिकार नहीं। शूद्र कोई जायदाद संपत्ति नहीं रख सकता, और ब्राह्मण जब चाहे उस शूद्र की सब संपत्ति जब्त कर सकता है। शूद्र को कोई राजपद प्राप्त नहीं हो सकता। शूद्र का कर्तव्य ऊंची जातियों की सेवा करना मात्र है, इसलिए वह पैदा हुआ है, इसी में उसकी मुक्ति है। शूद्र के साथ किसी उच्च वर्ण स्त्री की शादी नहीं हो सकती। शूद्र की हत्या करना कोई पाप नहीं है। शूद्र जन्म से दास है, सर्वदा दास ही बना रहेगा। और इस शूद्र में कौन आता है? जिनकी कुर्सियां बाद में धुलती है, वो भी फिर कहते हैं कि भाई हम भी शूद्र हैं, जब उनकी कुर्सियां धो दी जाती। आप ये समझो, आज का बैकवर्ड क्लास, कर्षक जातियां, अति पिछड़ी जातियां, और जैसे रामेश्वर पवन जी कह रहे थे कि सारा शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब सब इसी बैकवर्ड क्लास में, शूद्र में आता है आज के परिप्रेक्ष्य। और इनके लिए संविधान में इतनी पाबंदियां थी, और मैं सोचता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने इस गुलामी से मुक्ति नहीं ली, इनको ये गुलामी महसूस नहीं हुई। इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है अशिक्षा, कि सबसे बड़ा अपराध यह हुआ कि उन्होंने पढ़ने का अधिकार हमारे लोगों से छीन लिया। जब पढ़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब मैं जानता ही नहीं कि ये कानून मेरे लिए है या नहीं है, या मेरा हित इसमें है या नहीं है, तो मुझे समझ आता शिक्षा इसके बीच में सबसे बड़ा कारक रहा है। तो प्यारे साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए हम सब लोगों को कि हमारे महापुरुषों ने, संत गाडगे महाराज से लेके बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले,
तमाम हमारे महापुरुषों ने क्यों कहा कि शिक्षा शेरडी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्यों इशारा किया? उसका एकमात्र कारण यह है कि लंबे समय में शिक्षा से वंचित रह गया। और मैं नौजवानों से अपील करते हुए कहूंगा, किसी की मत मानो, किसी किताब की मत मानो, पढ़ो, तर्क की कसौटी पर जाओ और फिर आप ज्ञान करके देखो तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, या जो किताबों में लिखा गलत है, या जो आपको आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। आपको समझ आएगा। प्यारे साथियों, मैं जब इस देश के इतिहास को देखता हूं तो मुझे अपने बच्चों की परवाह न करते हुए, अपने परिवार से अपमान सह के और अपनी जान की परवाह न करते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दिखाई देती है, मां सावित्रीबाई फूले दिखाई देती है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया। हमें पेरियार लड़ई यादव और ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर दिखाई देते हैं, जो हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर करते नजर आ रहे हैं। फिर हमें आरक्षण के जनक यानी कि सामाजिक न्याय के प्रोधा के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज दिखाई देते हैं। प्यारे साथियों, बर्मानंद लोधी जी हो, रामसुख वर्मा हो, बाबू जगदेव प्रसाद हो, जननायक कपूरी ठाकुर हो, संतराम बी प्रजापति हो, बाबू शिवदयाल चौरसिया हो, ये कौन है? ये कौन है? ये वही ओबीसी समाज है, वर्ण व्यवस्था का सूत्र और आज की कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में अदर बैकवर्ड क्लास, जिनको सदियों तक हमारे भाई, हमारा ही परिवार, जिनको सदियों तक जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार सहना पड़ा। तो जब हम ये आंदोलन चलाते हैं और अपने महापुरुषों की विचारधारा पर बात करते हैं, मैं मानता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। पहले तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर और तीसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके बाबा साहब ने हमारी मुक्ति का रास्ता खोला। अगर छत्रपति साहू जी महाराज प्रयास नहीं करते तो बाबा साहब को इस लड़ाई को लड़ने में काफी समय लग जाता। इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो आज का बहुजन समाज है, ये हमारा ही परिवार है। बस इतने जातियों के बाद गोत्र इस तरह से तोड़ा गया है कि जातियों में भी गोत्र बना दिए गए। जैसे भाटी जी बैठे हैं, इनके यहाँ भाटी है, कसाना है, नागर है, पवार है, इतने गोत्र बनाए गए हैं। जातियों में भी इतने विभाजन किए गए हैं कि ये कभी जुड़ ही ना पाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं आज के इस परिप्रेक्ष्य में और आज इस मंच से कि ये बहुजन समाज हमारा परिवार है। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के हर एक वर्ग, जाति की हर एक वर्ग की, हर अंतिम कार्यकर्ता की पार्टी है, जो इस मंच तक पहुंचने के पैसे जिसके पास जेब में नहीं है, इस कार्यक्रम में पहुंचने के पैसे नहीं है, हर एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी काशीराम का पे है जितना मेरा और आप सब लोग का, हर कार्यकर्ता का उतना अधिकार है जो मेहनत कर रहा है। चाहे वो इस मंच पर है, चाहे वो सामने है, चाहे वो घर पर बैठ के सुन रहा है, चाहे वो किसी खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो पान का खोखा चला रहा है, वो कहीं भी है, चाहे वो सिपाही के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो दरोगा के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो तहसीलदार के रूप में नौकरी कर रहा है, वो कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, हर उस व्यक्ति का, हर उस बहन का, उस मां का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी में जितना मेरा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी में परिवारवाद कभी नहीं आएगा। मैं इस बात का इस मंच से ऐलान करता हूं, मेरी बात को याद। आजाद समाज पार्टी में एक ही पैमाना होगा आगे बढ़ने के लिए, वो होगा व्यक्ति का कर्म। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना त्याग करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी अच्छा शक्ति से काम करेगा और जो लगातार काम करता रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद समाज पार्टी में निरंतर तरक्की करता रहेगा। उसके हितों की रक्षा की गारंटी आजाद समाज पार्टी का मंच देता। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता। प्यारे साथियों, ये मैंने नाम आपको इसलिए बताए
क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे नौजवानों में आज कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई इस आंदोलन में ये आंदोलन किस किस का है। तो ये बात बतानी जरूरी है कि ये पूरे बहुजन समाज का आंदोलन है, ना किसी एक जाति का, ना किसी एक धर्म का, ना किसी एक वर्ग का, ये सबका सामूहिक आंदोलन है। और अगर आप इसे कामयाब करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो जाति का भूत आप पे हावी है उसको उतार के थोड़ा सा साइड में रखिए। अगर आप उस भूत को नहीं उतारेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यह आंदोलन कामयाब नहीं हो पाएगा। आप समझिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अगर वो भी जाति व्यवस्था को मानते तो वो काहे को आप लोगों के लिए स्कूल चलाते भाई? साहू जी महाराज भी मानते तो वो क्यों बाबा साहब की मदद करते भाई? क्यों? क्योंकि वो सच को जान गए थे कि भाई ये जातियां हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई, हमारे फायदे के लिए नहीं बनाई गई। तो आज के मंच पे हमने बहुत सारे वक्ताओं को सुना, सबने अपनी बात रखी। भारती जी ने एक मेमोरेंडम पढ़ा था। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि हम उनके द्वारा लिखी गई सारी मांगों को राजकाज बनने पे पूरा करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। प्यारे साथियों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे आपसे वो रखनी है जिससे भविष्य की योजनाएं आप तक पहुंचे। पहली बात, ये बात तो मैं आपको लाइव आके या मीडिया के माध्यम से बता सकता, आपको बुलाया क्यों गया है उसका कारण समझते हैं आप? उसका कारण यह है कि जब आप यहां से जाएं तो मेरे ऊपर और इस आंदोलन पे एक सहयोग आप करें कि जो बात मैं आज आपसे यहां कह रहा हूं उस बात को आप अपने क्षेत्र में, अपनी गली में, अपनी विधानसभा में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने मंडल में हर घर तक पहुंचाने का काम करें। अगर वास्तविकता में आपके अंदर भी वही दर्द चल रहा है जो मेरे और मेरे जैसे लाखों आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर चल रहा है। अगर आप लंबे समय से जो हक अधिकारों से वंचित रखे गए हैं और आज आप अपने बहुजन समाज के लिए उनकी गरीबी, बेबसी, जब आप गांव में जाते होंगे उनके हाल देखते होंगे, टूटे घर देखते होंगे, फटे कपड़े देखते रहते, उनका भोजन देखते होंगे, उनके घरों के हालात देखते होंगे और उनकी सड़कें देखते होंगे, तमाम तरह की उनकी आंख में आते हुए आंसू देखते होंगे। अगर आपके अंदर भी वो दर्द है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस बात को आप घर घर तक पहुंचाना कि हम क्या करेंगे और हमारी पार्टी किन विषयों को लेकर काम कर रही है। उससे पहले 25 अप्रैल 1948 का लखनऊ का एक भाषण मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कोट करना चाहता हूं। लखनऊ था, जगह स्थान कहां थी मुझे नहीं पता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय बाद यहां आए थे और बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। बड़ा विवाद हुआ था, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। वो भाषण मैं आप सबके सामने कोट करना चाहता हूं। तिथि में कोई बदलाव हो सकता है, भाषण में कोई बदलाव नहीं हो सकता, स्थान में बदलाव हो सकता है, लेकिन भाषण में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जिस सभा में आए थे वो एक संयुक्त सभा थी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की। और उस सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग अभी भी समझदार नहीं बन पा रहे। इस देश में जो लोग लंबे समय से अधिकारों से वंचित है, अगर वो अपना हक अधिकार चाहते हैं तो उनको राजनीति मिलकर करनी चाहिए। अगर वो मिलकर राजनीति करेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो ज्यादा दिन अपने अधिकारों से दूर नहीं रह पाएंगे। वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप साथ में रोटी खाओ। वो ये कहते हैं मैं नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके हालत एक जैसी है, जिनके अधिकार एक जैसे लोगों ने लूटे हैं, जिनको अपने अधिकारों के प्रति जिनके अंदर संवेदना है, जो अपने अधिकार लेना चाहते हैं, उनको टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, उनको मिलकर अपनी ताकत को बनाना चाहिए। क्योंकि इस देश में आने वाले समय में जो लोकतंत्र आएगा, वोट से जब ताकत बनेगी, सरों से जब आपकी गिनती होगी और आप एक लाइन में लग के अगर वोट करोगे, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके लिए कहा, मैं कहूंगा विवाद हो जाएगा कि ऐसे मुख्यमंत्री आपके पैरों के जूतों के फीते बांधने में भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने।
आप महसूस करके देखो, अब से 75 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट की शक्ति बताते हुए कह रहे हैं कि आपको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों, कमजोर समाज के लोगों, अगर अपने अधिकारों की रक्षा करनी है और उन अधिकारों को पहुंचाना, क्यों? रीजन यह है कि जिस व्यवस्था की बात मैंने आपको करूं, मनु विधान की, जिसमें मैंने बताया आप पे इतनी पाबंदियां थी, उसमें आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। और अगर आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार कहीं मिला है तो वो भारतीय संविधान में मिला है। मैं बहुत रिसर्च करता हूं, 1919 से पहले मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग, प्रथम पंक्ति में जितने लोग, इतने लोग इस देश में वोट करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाते थे। 1919 से पहले सिविल सेवा में एक भी भारतीय को अवसर नहीं था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1928 को बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर पर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को, और उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आया। और जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट यहां से बनाई, 29 में वो यहां से गया, 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के कमजोर वर्गों के, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखी। 30 में रखी, 31 में रखी, 32 में रखी, और इन तीनों सम्मेलन के बाद इस देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। और मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो लोग आज की सत्ता में नहीं है, बड़ा हमला हो जाएगा उन पे, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मिस्टर गांधी, जिनको देश ने इतना बड़ा सम्मान दिया, मिस्टर गांधी ने ये उस समय के मुसलमान भाइयों से जो वहां प्रतिनिधि थे, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवा के उनसे ये मांग की कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मांगों का समर्थन ना करें, हम आपकी सभी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उस समय के मुस्लिम लीडर्स ने मना कर दिया कि हमारा मजहब इस बात की गवाही नहीं देता कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के हक को लूटने का काम करें या उसके विरोध में काम करें। मैं नहीं कह रहा हूं, आप डिबेट पढ़ लीजिए, मैं कोई बात इन्फ्लुएंस होकर नहीं कहता है, वोट के लिए नहीं कहता, ये आप डिबेट में पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो उस समय के मुस्लिम नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, ना कि मिस्टर गांधी का साथ दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला और बाबा साहब 1932 में कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग लेके यहां पहुंचे। बहुत जख्म दिए हैं सबने मिलकर समय समय पे, जिन्होंने हाथ पकड़ा है उनसे वादा है कि जिस दिन ताकत बनेगी आपकी तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा चैन से नहीं बैठेगा, याद रखना। अभी भी सड़कों पे लड़ाई तो जारी है, लेकिन जब ताकत बनेगी तो आप देखना कि न्याय तंत्र और व्यवस्था किसे कहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, पहली बार 1935 का एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बड़ा सा विस्तृत जो है कानून बना, संविधान बना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट को कहते हैं, इंडियन एक्ट 1935, उसमें पहली बार यह तय हुआ कि भारतीय लोगों को भी सिविल सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। आप समझो कि आपका तो कोई आदमी नौकरी रोजगार करता नहीं था उससे पहले, जब पहली बार 1935 में आपको कह रहे हैं कि आइए आप भी सिविल सेवा का हिस्सा बन जाइए। सिविल सेवा मतलब आज के आईएएस, आईपीएस जो है, आज के आईपीएस, आईएफएस जो देश की नीतियों का निर्धारण करते थे। तो जब नीति निर्धारण में आप थी नहीं तो आपकी बात कौन करता? अंग्रेजों के साथ भी चाटुकार लोग लगे हुए थे बहुत सारे, ठीक है। तो फिर जब ये एक्ट बना, उस एक्ट में जो वोटिंग राइट मिला, वो भी उसमें जो माउंटेगो चैम्फोर्ड सुधार समिति 1919 में बनी थी, उसके प्रस्ताव को उसमें आगे बढ़ाया गया। प्रस्ताव क्या थे? वोट देने का अधिकार उनको मिले जिनके पास जमीन है, जमींदार है। वोट देने का अधिकार उनको मिले जो व्यापार करते हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो लगान देते हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो पढ़े लिखे हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले। क्योंकि बहुत सारी जो है रियासतें थी जो रियासतों के परिवार के लोगों से आते हैं, कमजोर गरीब समाज के लिए कोई वोट का अधिकार नहीं था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ी, मुस्लिम समाज की महिलाओं, सामान्य जाति की महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार मिला कि भारत की हर एक महिला को जो बालिग है उसको वोट का अधिकार मिलेगा। आप महसूस करके देखो, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, मेरे लोगों, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बताओ जरा मुझे, हाथ उठा के एक बार। लड़ सकते हैं क्या?
जिनका वोट कट जाता है प्रधानी चुनाव में, वो प्रधानी का पर्चा भर पाते हैं क्या? तो जिनका वोट ही नहीं था उनके अधिकार क्या होंगे? आज मैं कह रहा हूं कि आप पे वोट है, आज आप पे वोट है। इन्हीं वोटों की वजह से ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये सब लोग आपकी बस्तियों में इनकी गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी से उतर के जाने का काम करते हैं, मेरी गरीब माओं के पैर छूते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे झूठ मूठ दिखावा करने के लिए खाना खाने की बात करते हैं, आपको नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने आपकी उंगली में वो ताकत दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। इस ताकत की वजह से आपकी बस्तियों में जाते और आपकी बस्तियों में जाते हैं और फिर आके गर्म पानी से रगड़ रगड़ के नहाते हैं कि भाई हम तो आज उन बस्तियों में चले गए थे जहां दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के लोग रहते। घर में जाके अपनी पत्नियों से कहते हैं, अपने नौकरों से कि जल्दी जल्दी गर्म पानी कर दो, मैं घर में तब घुसूंगा जब मैं नहा लूंगा, नहा धो के जो है तब मैं जाऊंगा घर में, तब जो है भोजन करूंगा, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। या फिर अगर जाते भी हैं तो खाना बाजार से ले जाते हैं, गिलास पानी बाजार से ले जाते हैं। ये स्थिति है आज भी भेदभाव की। हमने तो हाथरस में और कई जगह अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम तो नहीं सह सकते भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वोट के अधिकार की वजह से आज आपकी हैसियत बची हुई है। ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने एकजुट होकर भाईचारा बना के अपनी शक्ति बना ली तो आपके आने वाला कल और आपके आने वाली पीढ़ियों का कल और आपका वर्तमान सुनहरा हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई, 5 किलो राशन पर इधर उधर की बातों में आप वोट करते रहे, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपके बच्चों को स्कूलों में घुसने भी नहीं देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो स्कूल बनाए, वो शराब की दुकानें खोल रही है और स्कूल बंद करीब 72,000 स्कूल बंद हो गए इस देश में। 80 लाख बच्चे नहीं जाते स्कूल। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन आपको मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि हम उनकी ठेकेदारी लेके बैठे हैं, हम उनका नेतृत्व करने की बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक अंतिम घर तक भी रोशनी की चिराग नहीं जाती, तो मुझे और मेरे जैसे आप सब लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी। प्यारे साथियों, मांग तो रहे हो आप लोग इतने दिन से, अभी कार्यक्रम चल रहा है। देखो ये आप ही का मंच है, चाहे यहां के खड़े हो जाओ, लेकिन समझदारी दिखाओ। आप कितने दिन से मांग रहे हो? मिला आपको? तमाम दलित पिछड़े वर्ग के नेता, मंत्री और पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं बीजेपी में और तमाम पार्टियों में, कुछ मिला? अब पहले भी मैं ही लड़ा था और 27 के करीब भी मैं आके लड़ूंगा। आप चिंता मत करो, और जब राजकाज बन जाएगा पहले दिन कर देंगे आपकी समस्या का हल। चिंता मत करो, ठीक है? बेफिक्र रहो। 29 शिक्षक भर्ती वालों, ये वचन है मेरा, पहली कैबिनेट में आपकी मदद कर देंगे। आप क्या याद करोगे? ये कोई ऐसा वैसा नहीं जो मंच से घोषणा कर रहा है। प्यारे साथियों, हम कुछ मांगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और आप सहमति असहमति जता देना, मंच भी जताए और सामने बैठे लोग भी। जिस तरह से पंचायत और जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। आज जब इस देश में ईडब्ल्यूएस आ गया है, जब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो मेरी और हमारी पार्टी का ये मत है कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं जो मांगे पढ़ूंगा, गारंटी से कह रहा हूं, जिस स्तर की मांग है जहां से पूरी हो सकती है, जिस दिन आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति बैठेगा, मेरा हाथ पकड़ लेना। अगर आपकी पहली कैबिनेट में मांग पूरी ना हो, इस बात को मुझसे गारंटी लेना, ठीक है? दूसरी, 1931 की जनगणना के अनुसार 52% आबादी थी और कॉन्स्टिट्यूशन उसने सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में तो अभी 14% मिलता है, कई और राज्यों में कम मिलता है। बताओ 27% मिलना चाहिए, 52% मिलना चाहिए? जोर से बताओ। और अभी जो गणना करा रही है सरकार दबाव में विपक्ष के, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं रखा है क्या? ओबीसी का कॉलम सरकार ने? तो ओबीसी का कॉलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। इसलिए ओबीसी को 52% आबादी या जितनी भी आबादी निकल के आए, उनकी संख्या के आधार पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात। और अति पिछड़े लोगों के लिए देखो, जो ये इस बात को भी समझो, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं,
मैं जानता हूं सरकार समय समय पे बांटने के लिए तमाम प्रयास करेगी। मैंने 2022 में गोरखपुर में प्रेस वार्ता करके कहा था कि शेड्यूल कास्ट की जो वंचित जातियां रह गई हैं उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए। आप पता करवा के देख लो, मेरी पीसी उठा के देख लो, 2022 की है, जिसको लेके भाजपा ने हरियाणा का चुनाव लड़ा 2025 का। मैं उस दिन भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं उस दिन भी अति पिछड़े जो है, अति दलित समाज उसके फेवर में खड़ा था और उनकी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन नहीं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूं, तटबद्ध हूं। हमारी पार्टी के लोग जानते हैं हमारा स्टैंड पहले दिन से वो था और आज भी वो स्टैंड है। लेकिन मैं मानता हूं कि अति दलित, अति पिछड़ी जो जातियां हैं उनको भी विशेष अवसर नहीं मिल रहे हैं। जब तक 52% नहीं मिलता, हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम 42% यानी कि 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मौर्य जी, मेरी बात को आप नोट कर लेना, कहां हो, नोट कर लेना और गली गली जाके बता देना कि ये करेंगे। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, बिंद को, राजभर को, तमाम उन जातियों को, विश्वकर्मा को, सैन को, ठीक है, उन तमाम जातियों को, उनको, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। अपनी पार्टी से भी हम अवसर देंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, लगभग उनकी संख्या के बराबर के टिकट उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हम लोग उनको देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को नोट कर लें। जहां जहां जो जो समाज सशक्त होकर जुड़ जाएगा, हम लोग घर घर मुहिम चला कहेंगे कि इस समाज का विधायक नहीं बना, इस समाज का विधायक नहीं बना, इनको भेजना है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, यही सामाजिक न्याय है। इसका भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को आप याद रखना। प्रमोशन में SC/ST को मिलता था बेचारों को, लेकिन 2012 में भला हो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी का इन लोगों ने राज्यसभा में जब वो बिल आया, आपको ऐतिहासिक वो होगा गर्व, कभी पढ़ना पार्लियामेंट की डिबेट को, पूरी राज्यसभा के 10 मेंबर खिलाफ थे, 10, और 10 के 10 इनके समर्थन वाले थे, लखनऊ वालों के, आप पता करवा लेना। ये कहते हैं, नारा देते हैं कि भाई हम हितैषी हैं। मैं इनके नारे का भी नाम नहीं लेना चाहता अपने मंच से, ये हितैषी होने की बात करते। इन्होंने ही मनुवादियों के इशारे पे, वो पूरा सोचा समझा प्लान था कि राज्यसभा से हम लोग पास करवा देंगे, लोकसभा में आप बिल फाड़ देना। उसमें कांग्रेस और बीजेपी भी बराबर मिली हुई थी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि ये सब लोगों ने मिलकर दलित आदिवासियों का गला घोटने का काम किया था, इनके नेताओं ने। मैं इस बात को कभी भूलूंगा नहीं, इस जख्म को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे कितने अधिकारी कर्मचारी उसकी वजह से डिमोट हुए। अगर राज्यसभा में बिल फट गया था तो कांग्रेस दोबारा उस बिल को ला सकती थी। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लोकसभा में बिल फट गया तो क्या हो गया? बिल फटने से, कॉपी फटने से, कॉपियां तो आपके पास और है तो आप ला सकते हो। लेकिन जानबूझ के सोचा समझा षड्यंत्र था कि इस तरह का मुद्दा बना के हम लोग इसको करेंगे नहीं, क्योंकि विरोध है। विरोध तो बहुत कुछ का है इस देश में। और मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर भाजपा आपकी हितैषी होती तो वो 12 साल से सत्ता में वो ले आते बिल। हम पहले दिन से कह रहे हैं, वो भी आपके विरोध में और पिछले वाले भी आपके विरोध में और लखनऊ वाले भी आपके विरोध में। आपके समर्थन में तो कोई नहीं, उनकी जगह मैं होता तो उसी दिन कहता कि एक बिल और लाओ, अति पिछड़े और पिछड़े यानी कि ओबीसी समाज को भी, अदर बैकवर्ड क्लास को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम करो, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। प्यारे साथियों, मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था, प्राइवेट मेंबर बिल, निजी क्षेत्रों में SC/ST OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं बिल लेके आया और मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी इस पर चर्चा करा दो बिल पे। तो अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। मैं इस बात को बता रहा हूं, अनुमति मांगने से नहीं मिलती, अनुमति छीनने से मिलती है। जब राजनीतिक शक्ति बनेगी, पहले दिन ये सारे काम कर देंगे। कौन रोक देगा आपकी शक्ति को, आप मुझे बताओ। जैसे अभी एक मुहिम चली हुई है कि जी इनको भारत रत्न दो, इनको भारत रत्न। मैं भी कहता हूं कि मानव काशीराम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, BP सिंह जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, BP मंडल जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, महामना रामसु वर्मा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, संत राम BA प्रजापति जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन देगा कौन? ये सत्ता तो नहीं दे सकती है। तो काशीराम साहब जब होते थे तो वो तो कहते थे कि भाई मांगने की जरूरत नहीं, हम तो छीन लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिस दिन राजकाज बनेगा, हम एक नया जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का बना के पूरे देश में संघर्षशील बहुजन महापुरुषों को, अब वो जब नहीं है, उस सम्मान से नवाजने का काम करेंगे, उनके परिवार को। मैं आपको इसका विश्वास दिलाऊं, एक भी बहुजन महापुरुष ऐसा नहीं बचेगा
जिसको हम लोग सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश का नहीं देंगे। और जिस दिन देश के सत्ता की कुर्सी की टांगे हमारे हाथ में आ गई, मैं आपको लिख के देता हूं, जिस महापुरुष का योगदान है उनमें से एक महापुरुष नहीं बचेगा जिनको हम लोग उचित सम्मान, भारत रत्न और से भी बड़े सम्मान की आवश्यकता पड़ी वो दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, न्यायपालिका से तो मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं कि भाई वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं जिस मंच से भी कहता हूं, हम लोग पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। हालांकि जब मैं बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग मन पक्का कर लेंगे कि इस आदमी को रोकना है, लेकिन हम लोग रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका में भी SC, ST, OBC के जजों को अवसर मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है। प्यारे साथियों, संख्या के आधार पे बजट का निर्धारण होना चाहिए। अगर किसी, जैसे अति जी पिछड़े समाज की आबादी 36% है तो उसको 36% बजट एक एक आदमी की संख्या के आधार पर गणना करा के उसका बजट का लाभ मिलना चाहिए कि अंतिम परिवार तक भी वो सुख सुविधा और अवसर पहुंचे जिसके वो अधिकारी हैं। और जिसकी जितनी जो मुस्लिम समाज 20% है तो 20% बजट का हिस्सा मुस्लिम समाज पे खर्च होना चाहिए। जो समाज 15% है, 20% है, उस पर 21% होना चाहिए, 19% नहीं होना चाहिए। सामान्य जाति की जो आबादी है उस पर भी उसकी संख्या के आधार पर बजट का हिस्सा खर्च होना चाहिए। ये हम लोग प्रस्ताव बना के इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। जिस बात को लेकर मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि मुझे गंगा मां ने बुलाया है और वो 2-2 बार जो है 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनको तो मां गंगा ने 1 बार बुलाया होगा, लेकिन वो तो 3-3 बार बन गए, अब भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जब नारा दिया कि मैं पिछड़े परिवार का हूं और मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करूंगा, तो मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों बताओ, जब उनको वोट डालने आप लोग जाते हो तो कभी क्यों नहीं पूछते कि वो मंडल कमीशन अब कहां चला गया है, वो कमंडल के नीचे कैसे दब गया? तो आप लोग पूछते नहीं हो, तो इस वजह से वो आपके अधिकारों पर डाका डाल के बैठे हैं। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिश से लागू कराने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे और अवसर बनने पे मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू कराएंगे। सरकारी ठेकों में पिछली सरकार ने SC, ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और ये जो लखनऊ वालों की सरकार आई, जो हितैषी होने की बात करते हैं, इन्होंने उसको तत्काल खत्म कर दिया। और इनकी जगह मैं होता तो SC, ST के साथ OBC, पिछड़े और अति पिछड़े जातियों को भी, गरीब परिवारों को, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण दिलाने का काम करते, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है, जनता के टैक्स का ही पैसा है, क्योंकि इन पे नीति नहीं, इसलिए ये हमेशा उल्टा ही काम करते हैं। प्यारे साथियों, अभी UGC की गाइडलाइन आई थी, नई गाइडलाइन देखी थी नहीं देखी थी? जोर से बताओ, देखी थी नहीं देखी थी? तो जब UGC की गाइडलाइन आई तो तमाम नेताओं के मुखौटे उतर गए, जो नारा लगाते हैं कि भाई हमारे में ये भी है, ये भी है, ये भी है। आज तो सत्ता में भी नहीं, चंद वोटों के लिए अपने समाज के बच्चों का गला घोटने का काम किया और विरोधियों का समर्थन करने का काम किया। अब वो विरोधी भी जो हैं वो तो बड़े समझदार है, वो सोचते होंगे जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा ही क्या हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, UGC की जब गाइडलाइन आई सारी पार्टियां चुप होकर बैठ गई, एक अकेली आजाद समाज पार्टी खड़ी थी। और मैं UGC की सच्चाई आपको बताना चाहता हूं मेरे लोगों, SC, ST के लिए 2012 से ही थोराट कमेटी के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइन बनी हुई है। ये इस गाइडलाइन में नया ये था कि OBC को जोड़ा गया था, और OBC को जोड़ना क्यों जरूरी था मैं आपको बताता हूं। जब पूर्व के एक मुख्यमंत्री हटाए गए तो यहां गोमूत्र से जो है कुर्सी की धुलाई हुई। जब वहां एक यादव परिवार, आपको याद होगा, एटा मैनपुरी में व्यासपीठ पर बैठ गया तो उसकी चोटी काट के जो है उसको मूत्र से जो है उस मूत्र से जो है उसका अपमान किया गया। कल 1-2 दिन पहले एक लोधी समाज के हमारे परिवार के हमारे भाई को, जो कथावाचक है, जब उसकी जाति पता लग गई उसको खींच के ले जाकर गाड़ी बंद करके उसको पीटने का काम किया। उससे पहले वहां मध्य प्रदेश में कुशवा समाज के लोगों को पैरों का मैल चटवाने का काम किया। तमाम तरह से जो है हमारे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया, घोड़ी रोकने का काम किया। मैं इस पीड़ा को जानता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो फिर जाति के आधार पर आप गांव से लेकर हर जगह अपमान करते हो, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी दफ्तरों में अपमान करते हो। इसलिए मुझे पता था कि ये सही हुई है गाइडलाइन, इसलिए मैंने उसका जोरदार समर्थन किया।
और बाकी जो अपने आप को बहुजन समाज के नेता कहते हैं उन्होंने उसका विरोध किया और आपके बच्चों पे की जीवन पे जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को और मजबूत करने का काम किया। आपको समझना पड़ेगा ये नेता आपके हितैषी है या नहीं है। अगर आप जाति के आधार पर नेता का चयन करोगे तो मैं लिख कर देता हूं, फिर वो कहावत पूरी होगी कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मैं तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर। तो अगर आप चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है विकास हो रहा है, और मैंने जो पहली लाइन कही थी कि हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है, उनके विचारों पर चलना, पूजना नहीं। मुझे आज ही पता लगा लखनऊ उतरने के बाद कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज रात को 15,000 दीपक जला रही है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में। कितने दीपक? 15,000 दीपक। क्यों जला रही है आपको पता है? मैं बताता हूं। जब ये अयोध्या में कार्यक्रम करते दीपक जला के, इनकी बड़ी आलोचना होती है कि गरीब परिवार तेल भर रहे हैं, उनमें से डब्बों में तेल भर रहे हैं घर के लिए, तो आलोचना करने में ज्यादा जो है ये बहुजन समाज के लोग रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके महापुरुषों की जयंती के समय भी ये तेज दीपक जलाना शुरू कर दो, तो फिर ये अपनों के चक्कर में आके हमारा विरोध नहीं करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपक की मांग तो मैंने भी आपसे की थी कि आप दीपक एक दिन जरूर जलाना। इसलिए जलाना कि आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपको जलाना चाहिए फूले साहब की जयंती पे, आपको जलाना चाहिए तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पे, आपको जलाना चाहिए बाबा साहब की जयंती पे। क्यों? कारण क्या है? संत राम बीए प्रजापति की जयंती पे, मामना रामसु वर्मा की जयंती पे क्यों? प्यारेलाल यादव की जयंती पे क्यों? क्योंकि जब आपके घर पे वो दीपक जलेगा तो आपका बच्चा जरूर पूछेगा कि आज क्या है कि आपने दीपक जलाया। जब वो आपसे बच्चा आपके उसमें में जिन पे जिज्ञासा पैदा हो जाए तो आप उसको बताना कि आज हमारे इस महापुरुष की जयंती है, इसलिए हमने दीपक जलाया, क्योंकि हमारे जीवन में दीपक, हमारे जीवन में रोशनी करने वाले ये महापुरुष हैं, इनका योगदान है, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ भरम में ना जाके अपने सच्चे महापुरुषों को पहचान के उन महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने का काम किया। इसलिए मैंने आपसे कहा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? इस सरकार को मैंने पत्र लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर नई परमिशन दे दो। 5,000 एप्लीकेशन मेरे पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने एक भी नई परमिशन नहीं दी। इस प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूं आज मुख्यमंत्री से, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का अधिकार भी नहीं है? क्या इस प्रदेश में आर्टिकल 25-26 संविधान का लागू नहीं होता है? क्या इस प्रदेश में कमजोर वर्गों के महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए, यानी कि जो उनकी आस्था है उसके सम्मान की कोई कीमत है या नहीं है? उनकी भावनाओं का कोई सम्मान है या नहीं है? इस सरकार ने एक भी नई परमिशन नहीं दी और पुरानी परमिशनें भी कैंसिल करने का काम कर दिया। और इनके एक अधिकारी तो उधर बुलंदशहर की तरफ बैठ के बोले कि अगर आपने ऐसा गाना चला दिया तो मैं ये कर दूंगा। ये गुंडागर्दी उन पे क्यों नहीं दिखाते? जब कोई इस तरह के गाने चला के कमजोर वर्गों के घरों के सामने, मस्जिदों के सामने चला के प्रदेश का अराजकता फैला के माहौल खराब करने का काम करता है, तब आपकी लाठी को सांप क्यों सूंघ जाता है? तब आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती है? आप इनको डराना चाहते हो? चिंता मत करो। मैंने कहा है कि 1 साल मेहनत कर लो, अगली बार जब 14 अप्रैल आएगी राजकाज बदल जाएगा। अपने मसीहा की जयंती चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की हो, चाहे बाबा साहब की हो, डंके की चोट पर मनाना कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। मगर उसके लिए आपको मुझको लगातार प्रयास करके मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 7-8 महीने चैन से नहीं बैठना, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस प्रदेश में अपमान का घूंट पी रहे हैं, तो मेरा नौजवानों से संदेश है कि भूखे रह जाओ, अपमानित मत रहो। अपमान का घूंट पीने से अच्छा है अगले 8 महीने दिन रात मेहनत करके लगा दो, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा कर दो, घर घर जाके लोगों को जगाने का काम कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर नगीना की तरह बदल जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, बातें बहुत सारी हैं जिन पे कहना है, जिनको सुनना है। आपने पिछले लंबे समय से जिस तरह से मेहनत की है उससे बहुत सब पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अच्छा लग रहा है? आप अपनी ताकत बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते? आपकी बढ़ती ताकत का कारण यह है
कि पंचायत चुनाव करवाने में उत्तर प्रदेश सरकार को पसीने छूट रहे हैं। आप अपने मन से पूछ लो या सरकार से पूछ के देखो कि इनको पसीने छूट रहे हैं नहीं छूट रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये पंचायत